वेलकम के आर जी के जी एस फ्रेंड्स। हम लोग जो है सी टेट के लिए पढ़ रहे हैं CDP। और CDP में आज हमारा टॉपिक होगा बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा 146 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्ति शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है, प्रगतिशील शिक्षा कहलाता है। प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डेवी एक अमेरिकी दार्शनिक और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया है, जो इस बात पर जोर देता है कि अधिगम केवल स्वयं अनुभव दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। इसीलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार प्रगतिशील शिक्षा शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। अगला है 47 नंबर की प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। तो प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती जो है वो सहमत होंगे कि बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। जैसे प्रगतिशील शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें छात्रों की रुचि, अनुभव और क्षमताओं के आधार पर सीखने की प्रक्रिया विकसित किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं बल्कि छात्रों की सामाजिक, नैतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण में सशक्त बनाना है। यह शिक्षा प्रणाली की आलोचनात्मक सोचने, समस्या सुलझाने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। प्रगतिशील शिक्षा इस कथन की हिमायत करती है। अगला है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो शिक्षक की सबसे अच्छा वर्णन जो है वो करता है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता होती है। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है। तो शिक्षक की गतिशीलता, लचीला सामूहिकरण और बच्चों की स्वायत्तता और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान। तो इसमें जो है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी 1, 2, 3 और 4 सभी। नेक्स्ट है सक्रिय जुड़ाव क्या अर्थ है। सक्रिय जुड़ाव का अर्थ जो है वो पूछताछ और जांच से संबंधित है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका जो है वो प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है। तो प्रगतिशील। अगला है निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। नेक्स्ट है विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है। तो बच्चों को ठोस से अमूर्त रूप में मदद मिलती है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण कैसा है।
तो यह उदाहरण जो है एक प्रकार से हम ऑप्शन नंबर ए को मान सकते हैं। एक और दो में क्या क्या दिया है, तो दिया है कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण एक प्रगतिशील कक्षा का है, जिसमें बच्चों को करके सीखने के अवसर दिया जाता है एवं उनकी सक्रिय भागीदारी होती है, तथा इसके साथ ही यह परंपरागत कक्षा का भी एक उदाहरण है, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। अगला है महारत उन्मुखी विद्यार्थी। तो महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो है वो ये पहला और चौथा दोनों हो जाएगा कि सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं तथा अपने सीखने के सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। अगला है समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार से सुगम बनाया जा सकता है। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया को सहज अनुमान को बढ़ावा देकर के जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अगला है एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए। तो एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने में सक्षम जो है वो समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके बनाना चाहिए। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो है वो शिक्षिका बच्चों को रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। नेक्स्ट है सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने का अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, तो वह जो है प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने के अवसर प्रदान करती है। वह प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है। बाल केंद्रित शिक्षा का मूल सिद्धांत एक बच्चे के व्यक्तित्व और दक्षताओं के इष्टतम विकास को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों और आवश्यकताओं के साथ साथ सक्षम बनाना है। बाल केंद्रित शिक्षण शिक्षक से छात्र तक परिवर्तन कर केंद्रित कर देता है। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक प्रणाली है जो व्यक्तिगत बच्चों की जरूरतों और क्षमताओं द्वारा निर्धारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रियाओं में लचीलापन की अनुमति प्रदान करती है। इसका उद्देश्य सामाजिक विकास के साथ बच्चों की अकादमिक और एकीकृत करना है। प्रगतिशील शिक्षा के तत्वों को बाल केंद्रित और सामाजिक पुनर्निर्माण दृष्टिकोण कहा गया है। अगला है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है। तो महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विफलता का कम डर और क्षमता का वर्धिक दृष्टिकोण है। अगला है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है। तो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में ऑप्शन नंबर ए वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने में सक्रिय एवं जिम्मेदार भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र की भूमिका में रहता है तथा शिक्षार्थी स्वयं करके एवं सक्रिय रूप से सीखते हैं। अगला है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श। तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान
का निर्माण करते हैं। संरचनावाद का मानना है कि शिक्षार्थी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपने अनुभवों और पर्यावरण के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, न कि उन्हें प्राप्त करते हैं। आगे है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। अगला है, नहीं मापा जा सकता है। तो ये जो है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि दिया है कि विधि शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार उचित, जो कि बच्चों को स्वावलंबी बनाने और उनकी बुद्धि का विकास करने में मदद करती है। लेकिन आर में दिया कारण ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि बुद्धि को मापने का तरीका और बच्चों को शिक्षा देने का तरीका अलग अलग बताते हैं। अगला है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में जो है वो आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक संस्कृति, ये चारों तरह के जो है वो विविधताओं को शामिल करना चाहिए। अगला है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बुद्धि लब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या है, तो ये दोनों गलत कथन है। कैसे? बुद्धि लब्धि एक बच्चे की समस्याओं को तर्क करने और हल करने की क्षमता का मापन है, जबकि IQ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समस्या समाधान और शैक्षिक प्रदर्शन के साथ सहसंबद्ध है। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात दिखाई देता है। बुद्धि लब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद नहीं करते हैं। अतः विकल्प जो है वो डी सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों कथन क्या है, तो दोनों कथन गलत है। अगला है, समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव की सीखना होना चाहिए। तो 2020 का प्रस्ताव जो है वो सी होना चाहिए कि समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि शिक्षा अनुभवात्मक होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम है। तो प्रयोगात्मक शिक्षा को अपनाना चाहिए, हस्त गतिविधि आधारित अधिगम को अपनाना चाहिए, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच पर बल दिया जाना चाहिए, मानवीय नैतिक मूल्य और संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया जाना चाहिए, बहुभाषावाद तथा शिक्षण एवं अधिगम में भाषा की शक्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और तर्क यह है कि बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों कथन गलत है, क्योंकि शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए गलत है, क्योंकि मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि नहीं मापी जा सकती है। इससे तो समझा जा सकता है, तर्क क्या है कि बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि लब्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि बुद्धि लब्धि की सटीकता से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और न ही सटीकता से मापी जा सकती है। अगला है, टॉपिक है कि बहुआयामी बौद्धिकता। बहुआयामी बौद्धिकता, तो
50 नंबर का ये सेशन हो चुका है। इस सेशन को चलिए अगला भी पढ़ लेते हैं। दिया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ये बात जो है वो सही है कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को जो है वो अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ जो है वो बदलती है। बुद्धि समय के साथ बदलती है। हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि सिद्धांत के तहत जो है 1983 में प्रस्तावित किया गया। यह सिद्धांत यह मानता है कि बुद्धिमत्ता केवल 78 या एकात्मिक कौशल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं का समुच्चय है। गार्डनर का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं और प्रत्येक बुद्धिमत्ता का विकास व्यक्ति की रुचियों, परिवेश और अनुभवों पर निर्भर करता है। ये बुद्धिमत्ताएं शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गार्डनर की 8 मुख्य बुद्धिमत्ताएं हैं। भाषाई बुद्धिमत्ता, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, संगीतात्मक बुद्धिमत्ता, शारीरिक स्थितिक बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता। एक शिक्षक खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्र को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उसके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो वह जो है छात्रों में प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उपरोक्त कथनानुसार एक शिक्षिका छात्रों को प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो कर रही है। अगला है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? तो बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। और डी दिया है कि बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। अगला देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? तो सृजनात्मक बुद्धिमत्ता को जो है वो हार्डनर ने शामिल नहीं किया है। हार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। 1983 में विकासात्मक मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में कई बुद्धिमत्ता की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार भाषाई बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि है। अतः गार्डनर ने सृजनात्मक बुद्धि को इसमें शामिल नहीं किया है। अगला देखते हैं, कौन सी बुद्धि में शामिल है? कौन सी बुद्धि में शामिल है? बिंदुओं का कुशलतापूर्वक संचालन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियां हैं। तो अस्थानिक बुद्धि जो है ये सम्मिलित नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था? तो हार्वर्ड गार्डनर का मानना था प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बहुबुद्धि कारकों का मिश्रण है जिसमें कई योग्यताएं निहित हैं।
हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। नेक्स्ट है कि जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनाने के अच्छे कौशल होते हैं उनमें बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। भाषाई बुद्धिमत्ता। अगला है कि वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण पेंटिंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो ये तर्क गणितीय बुद्धि क्या होगा? तर्क गणितीय बुद्धि खुद को समझने व अपने विचार संवेग भावनाओं अभिप्रेरण को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल है? तो खुद को समझने व अपने विचार संवेग को पहचानने में जो है वो शामिल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कौशल अंतः व्यक्तिक बुद्धि में शामिल है। अतः व्यक्तिक बुद्धि स्वयं की भावनाओं भय और इच्छाओं को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। अतः व्यक्तिक बुद्धि जीवन को प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध करने विनियमित करने और प्रतिबंधित करने की क्षमता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों वस्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों वस्तुकारों और नाविकों के पास स्थानिक बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। स्थानिक बुद्धि में स्थानिक और दृश्य जानकारी प्रभावी ढंग से देखने समझने और उपयोग करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं, दृश्य चित्र और पैटर्न बनाते हैं। उच्च स्तर की प्राथमिक बुद्धि वाले लोग समझने और निर्देश देने नक्शे और चार्ट पढ़ने और जिस स्थान पर वे गए हैं उनके विवरण को स्पष्ट रूप से याद करने में बहुत अच्छे होते हैं। जिन व्यक्तियों में लय स्वर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो उनमें संगीतमय बुद्धि जो है वो अधिक मात्रा में होती है। जिन व्यक्तियों में लय स्वर माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें संगीतमय बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न प्रकार की बुद्धि होती है। भाषा संबंधी कवि लेखक वकील पत्रकार आदि, तार्किक गणितीय संबंधी वैज्ञानिक इंजीनियर और अर्थशास्त्री, स्थान विषयक आर्किटेक्ट चित्रकार इंटीरियर और डिजाइनर, संगीतमय गायक संगीतकार और वादक, शारीरिक गति संवेदी एथलीट अभिनेता खिलाड़ी और अंतर संबंध विषयक दूसरों के व्यवहार और भावनाएं तथा अंतर व्यक्तिक स्वयं की भावनाओं और व्यवहार तथा प्रकृतिवादी प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता। अगला है अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता काउंसलर बनाना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसके अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए क्योंकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले व्यक्ति लोगों की मनोदशा व प्रयोजनों को समझने में सक्षम होते हैं। इसमें राजनेता प्रबंधक शिक्षक व्याख्याता परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। अगला है राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौका चालन के कौशल और हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम के किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? तो उसमें स्थानिक बुद्धि की मात्रा जो है वो ज्यादा है। अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? तो तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना पैटर्न पहचान व विचारों के संबंध बनाना
शामिल है। अगला है 185 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रतिपादित या प्रस्तावित किया? तो वो है हार्वर्ड गार्डनर। अगला है भाषा और चिंतन। तो भाषा और चिंतन को पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।